नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरलिज्म के बारे में, यानी कि प्रकृतिवाद। इसका आज हम फर्स्ट ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्रकृतिवाद का अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में, प्रकृतिवाद की विशेषताओं के बारे में, उसके रूप के बारे में, प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में। आज जो है हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान करने के कारण प्रकृतिवादियों ने प्रचलित पाठ्यक्रम का खंडन किया, क्योंकि प्रचलित पाठ्यक्रम बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक न था। यानी कि शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान, यानी कि शिक्षा में अब बच्चे को जो बच्चा है उसको, चाइल्ड को सेंटर्ड में रखने की बात कही थी प्रकृतिवादियों ने। और इन्होंने प्रचलित जो ट्रेडिशनली जो हमारा करिकुलम चलता आ रहा था, शिक्षक केंद्रित, यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी हमारा करिकुलम होता था, जो भी पाठ्यक्रम होता था, तो वो शिक्षक को केंद्र में रखकर बनाया जाता था। लेकिन जो हमारे प्रकृतिवादी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि शिक्षक को केंद्र में नहीं रखना है, बल्कि बालक को केंद्र में रख करके जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी करिकुलम है, हम तैयार करेंगे। बच्चे को ध्यान में रखकर, बच्चे को केंद्र में रखकर हम कोई भी बुक डिसाइड कर रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी टॉपिक दे रहे हैं किसी भी बुक्स में, तो हमें क्या देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, बच्चे का उसका एज लेवल, उसका मेंटल लेवल देखना है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है। हमें हर चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी करिकुलम तैयार करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, प्रकृतिवादियों ने, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था और शिक्षक केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि जो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम है वो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम तैयार करेंगे, अगर हम सिर्फ शिक्षक को केंद्र में रख के करेंगे, तो हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाना है उसको, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हम चाइल्ड को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बुक्स में, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग अगर हमारी बुक्स, हमारा सिलेबस, हमारा करिकुलम नहीं होगा, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा। यानी कि जो भी हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास है, बच्चे का नहीं हो पाएगा अगर हमने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल नहीं दिया। इसीलिए आज के टाइम पे हम देखते हैं, आप जो भी स्टडी करते हैं, सीटेट का भी पढ़ते हो या कोई भी पेडागोजी पढ़ते हो, तो उसमें आपने यही देखा होगा कि हमें बालक को ध्यान में रखकर, बालक को केंद्र में रख करके बात करनी होती है। हमें हर चीज़ में बालक को केंद्र में रख के बात करते हैं, उसकी इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं कि क्या ये बच्चे के अकॉर्डिंग सही है, जो भी हम चीज़ें डाल रहे हैं तो वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तभी आप देखते हैं आज के टाइम पे जो भी हमारी बुक्स होती हैं, छोटे बच्चों की अगर बुक्स होती हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें बड़े बड़े अक्षर होते हैं और उसमें कार्टून्स ज़्यादा होते हैं, उसमें मतलब पिक्चर्स ज़्यादा बनाई होती हैं, पोएम्स होती हैं। बच्चों को प्ले मेथड से सिखाते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है। बच्चे का मेंटल लेवल है जितना, उसी के अकॉर्डिंग बुक्स को तैयार किया जाता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं। तो सबके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग अब क्या होते हैं, बुक्स जो होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सब तैयार किया जाता है, तो चाइल्ड को सेंटर्ड में रख करके। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी प्रकृतिवादियों ने। प्रकृतिवादियों ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना, कि हम बालक को आधार मान करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण करें, और पाठ्यक्रम पर बल दिया जो उनकी नैसर्गिक रुचि, योग्यता और स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में सहयोग दे। जिन आधारों पर प्रकृतिवादियों ने अपने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, वे आधार निम्नलिखित हैं। तो कौन सा है? पहला है, पाठ्यक्रम बालक की मूल प्रवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं और स्वाभाविक क्रियाओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो बालक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमारा करिकुलम होना चाहिए। फिर है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी नीड्स को पूरा करता हो पाठ्यक्रम। फिर है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर केंद्रित हो, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस होना चाहिए हमारा। क्योंकि देखिए हमारी क्लास में क्या होता है कि सभी बच्चों का मेंटल लेवल क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कोई धीरे से सीखते हैं, है ना, कोई जल्दी कैच कर लेते हैं, कोई सीख लेते हैं लेकिन थोड़ा देरी से सीखता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं और बिलो एवरेज भी होते हैं। तो हमें
हमें कुछ भी चीज़ें करनी होती हैं, तैयार करनी होती है, हमें यहाँ तक कि क्लास में पढ़ाना भी होता है, तो हमें ये देखना होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप इतने सारे बीएड में पढ़ते हैं कि बहुत सारे हमारे टीचिंग्स के मेथड्स होते हैं, तो वो क्यों पढ़ाए जाते हैं? वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हम उन हम टीचिंग्स में उन मेथड्स का यूज़ करके हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें। अगर बच्चों को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे मेथड का यूज़ करके बच्चों को समझा सकें अच्छे से। तो यही है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको ध्यान में रखकर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना बुक्स की, या तो बहुत ही ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल हाई लेवल का आपने कर दिया कि जो नॉर्मल चाइल्ड्स हैं या बिलो एवरेज चाइल्ड्स हैं वो तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि करिकुलम में कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए कि जो हर कोई कर पाए, मतलब कि एक जो इंटेलेक्चुअल बच्चा है वो भी कर पाए, जो एवरेज है वो भी कर पाए, और जो बिलो एवरेज है वो भी कर पाए। तो सबके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हर चीज़ें हमारी जो करिकुलम में शामिल होनी चाहिए। फिर है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें मानव को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिरुचियों को विकसित करने का अवसर हो। फिर है, पाठ्यक्रम में जीवन रक्षा संबंधी विषयों को प्रधानता दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में इंद्रिय प्रशिक्षण यानी कि सेंस ट्रेनिंग को विशेष स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी मतलब धार्मिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिकता जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए, सब लोग क्या होता है, सब अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म का दे देंगे, तो जो अदर रिलीजन्स के जो चाइल्ड्स हैं, तो उनको लगेगा कि हमारे रिलीजन्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो बच्चों के माइंड को डाइवर्ट कर दे, बच्चों को परेशान करे। मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए करिकुलम में। पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियों के बारे में, यानी कि नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो प्रकृतिवादी विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण स्थान देन शिक्षण विधि के क्षेत्र में है। यानी कि प्रकृतिवादियों ने शिक्षण विधि भी दी थी। प्रकृतिवादियों ने प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधियों का इन्होंने विरोध किया था, और अनुभवों के द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस तथा क्रिया द्वारा सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया था कि हम क्या करें, अनुभव बच्चे जो है एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें और करके सीखें। आज भी आप देखते हैं कि क्लासेस में क्या कराते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि बच्चे जो हैं करके उस चीज़ को सीखें। ठीक है। फिर है, प्रकृतिवादी बालक को पुस्तकों में घेरना नहीं चाहते हैं, अपितु उसको एक ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से घेर देना चाहते हैं जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। मतलब प्रकृतिवादी ये नहीं कहते कि बस आप बुक्स, जो हमारी बुकिश नॉलेज है, केवल आप उसी पे डिपेंड रहे, बस आपको उतना ही ज्ञान रहे। बल्कि वो क्या चाहते हैं कि जो बच्चा है उसको एक प्राकृतिक परिस्थितियों से घेर देना चाहते हैं ताकि वो खुद से सीखे, अपनी प्रकृति से सीखे, वह खुद ज्ञान प्राप्त कर सके। अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हुए रूसो ने कहा, अपने शिष्य को मौखिक पाठ ना पढ़ाओ। ये किसने कहा? ये रूसो ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पर टिक कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा आ रहा है, ठीक है, ये डेफिनेशन दी है रूसो ने। उन्होंने कहा कि अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को केवल एक्सप्लेन मत करो, यानी कि उसको केवल मौखिक पाठ ना पढ़ाओ, उसे केवल अनुभवों के द्वारा सीखने दो, कि वो बच्चा जो है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखे। जब भी संभव हो क्रिया द्वारा पढ़ाओ, यानी कि जितना आपका पॉसिबल है, जो भी आप एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो, तो आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाओ। जब क्रिया नितांत असंभव हो तो केवल तभी शब्दों का सहारा लो। यानी कि जब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि अब हर टॉपिक्स पे आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा पाएँ। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिज्म क्या कहते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप क्या करो, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाओ। और जब कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जहाँ पे आप कोई बच्चों को एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते हो, तभी आप क्या करो, केवल एक्सप्लेन करो कि केवल तभी आप शब्दों का सहारा लो। इसका इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। गिव योर स्कॉलर नो वर्बल लेसन, ही शुड बी एक्सपीरियंस अलोन, टीच बाय डूइंग वेन एवर यू कैन, एंड ओनली फॉल बैक ऑन वर्ड्स वेन डूइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। प्रकृतिवादी इस बात पर बल देते हैं कि बालक की शिक्षा व्याख्यानों द्वारा नहीं होनी चाहिए। व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि बस आप क्लास में आए और आपने क्या कर दिया, बस बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया, हो गया टीचिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपितु जिस वस्तु और विषय का बालक को ज्ञान कराया जा रहा है, उसके संपर्क में बालक को लाकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि जो आप चीज़
बच्चों को पढ़ा रहे हो जिस चीज़ के बारे में भी, फॉर एन एग्जांपल अगर आप बच्चों को ट्रीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करो, उस ट्रीज़ के संपर्क में लाओ बच्चों को कहीं बाहर ले जाओ, बाहर पढ़ाओ या दिखा करके पढ़ाओ। तो बच्चों को उसकी मतलब कि खुद से कनेक्ट करने दो, जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हो उससे कनेक्ट करना सिखाओ, उससे कनेक्ट करके आप बच्चों को पढ़ाओ, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। फिर है, इस प्रकार सीखने में बालक रुचि लेगा, यानी कि बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, जिसके फलस्वरूप वह जो भी सीखेगा बहुत अच्छी तरह से सीखेगा, और इस प्रकार से सीखना उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल भी होगा। रूसो ने कहा है कि स्वानुभव ही सच्चे ज्ञान का साधन है। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि आप इसको अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं, कुछ बैड होते हैं। तो बैड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ताकि हमें वो रहता है ना कि हमने क्या गलती करी थी, तो हम दोबारा उस गलती को नहीं करते, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि हमने ऐसा किया था तो हमारे साथ ऐसा गलत हुआ था। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जो एक्सपीरियंस होते हैं मतलब, तो उससे हम सीखते हैं। ये रूसो ने कहा कि सच्चे ज्ञान का साधन क्या? स्वानुभव है। फिर उनके शब्दों में कि जब मैं एक प्राकृतिक मनुष्य को शिक्षित करना चाहता हूँ, तो मैं उसे जंगली नहीं बनाना चाहता और उसे जंगल में नहीं भेजना चाहता, अपितु उसे सामाजिक जीवन के मध्य रखना चाहता हूँ। यह पर्याप्त है कि वह मनुष्यों के उद्योगों और पक्षपातों से बहक न जाए, उसे अपनी स्वयं की आंखों से देखने दिया जाए और अपने हृदय से अनुभव करने दिया जाए। When I want to train a natural man, I do not want to make him a savage and send back to woods, but that living in the world of social life, it is enough that he should not himself be carried away by passions and prejudice of means. Let him see with his own eyes and with his heart. फिर रॉस ने कहा कि प्रकृतिवादी शिक्षक अपनी व्याख्याओं की अपेक्षा बालक के शैक्षिक अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। द नेचुरलिस्ट एजुकेटर्स rightly think less of their own exposition, much more of the learning experience of the pupil. प्रकृतिवाद ने शिक्षक की अनेक विधियों को जन्म दिया, जिनमें ह्यूरिस्टिक विधि, देखिए जो इसमें ये विधियाँ आ रही है ना हमारी, ये देखिए ये सारी जो हमारी ये विधियाँ हैं, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि कई बार हमसे वो पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से कौन सा मेथड है जो प्रकृतिवादियों ने दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? वो है ह्यूरिस्टिक विधि, डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि, खेल विधि यानी कि प्ले मेथड आदि प्रमुख हैं। भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड भी हमारी प्रकृतिवाद की देन है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं आप याद कर लेना कि नेचुरलिज्म ने कौन कौन से टीचिंग मेथड्स दिए हैं। फिर प्रकृतिवादी खेल विधि को बहुत उत्तम मानते हैं, यानी कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ठीक है। फिर है, उनके अनुसार खेल द्वारा ही बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें स्वाभाविकता और स्वतंत्रता दोनों आ जाते हैं। खेल विधि के सिद्धांत पर ही योजना विधि, बालचर आंदोलन और भ्रमण तथा शैक्षिक यात्राएं, चलचित्र आदि आधारित हैं। रॉस का कथन है कि वास्तव में इस सिद्धांत में शिक्षा की वे सब विधियां आ जाती हैं जिनसे प्रसन्नतापूर्ण स्वतः स्फूर्ति सृजनात्मक कार्य की भावना का पोषण होता है और उसके क्रियात्मक उदाहरण अनंत हैं। Indeed, the formulate includes all methods of learning, foster the spirit of joyous, spontaneous, creative activity, and its applications are endless. फिर इन सभी शिक्षण विधियों से बालक की नैसर्गिक शक्तियों का स्वतंत्र विकास संभव होता है, यानी कि जो भी बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उन सब का विकास होता है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इनमें उसकी व्यक्तिगत रुचि, योग्यता और शक्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। ये विधियाँ अनियंत्रित स्वतंत्रता के वातावरण में बालक को स्वशिक्षा, आत्म प्रदर्शन, सृजनात्मक कार्य तथा संगठित विकास करने का अवसर प्रदान करती है। सरल से जटिल की ओर, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आपने ये पढ़ा होगा अपने बीएड में कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। कभी भी आप हार्ड टू इजी नहीं जाएंगे, आप हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, यानी कि आप बच्चों को पहले इजी चीज़ें सिखाएंगे, धीरे धीरे करके आप क्या करेंगे, किसी हार्ड चीज़ पे आएंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपकी जो बुक्स होती हैं, आप उसमें देखिएगा आगे के टाइम जो सबसे आगे हमारा इंडेक्स दिया होता है उसमें देखिए चैप्टर्स के नाम होते हैं, तो आप देखना हमेशा पहले इजी चीज़ें होती हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड आती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब चीज़ें इजी होती हैं तो बच्चे क्या होते हैं, जल्दी उस चीज़ को सीख पाते हैं, इससे उनका इंटरेस्ट रहता है, फिर वो आगे चल के भी
जो चीज़ें होती हैं उसको सीखने में एक इच्छा होती है उनकी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही कोई हार्ड चीज़ बच्चों के आगे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें दे देंगे तो क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट वहीं पे लूज़ हो जाएगा, मतलब कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। आप बच्चों की बात छोड़िए, आप अपने आप ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हमें कोई जटिल सी चीज़ करने के लिए दे दी जाएगी तो हम भी उससे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, और हम इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे और आगे कुछ काम करने की हमारी खुद से इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए और क्या होना चाहिए कि बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी कि फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, सामान्य से विशेष की ओर फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। आदि शिक्षण सूत्र यानी कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का जन्म भी प्रकृतिवादी दर्शन से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से, किस वाद से आया, तो ये प्रकृतिवाद से आया है। प्रकृतिवादी सामूहिक शिक्षण विधि का विरोध करते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं ना ग्रुप में सीखना, ये ग्रुप में टीच करना, तो ये ग्रुप टीचिंग मेथड को वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं प्रकृतिवादी, क्योंकि इसमें प्रत्येक बालक के शिक्षण पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जा सकता। अगर आप बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाएंगे तो क्या आप हर बच्चे पे ध्यान दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो ये विरोध करते हैं उस चीज़ का कि बच्चों को ग्रुप्स में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आप इससे क्या नहीं कर सकते हो, आप इंडिविजुअली किसी एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते हो। उनका कहना है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए उनके शिक्षण में व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। फिर हमारा जो आता है, ये आते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षक के बारे में आता है। 1 मिनट में देख लेती हूँ ये अभी कितना बचा है। अभी ये बहुत सारा है, अभी थोड़ा बहुत और बचा है। चलिए हम ये अलग पढ़ लेते हैं। प्रकृतिवाद और शिक्षक के बारे में, यानी कि नेचुरलिज्म एंड टीचर। प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षक का कार्य केवल ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बालक स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकें। मतलब कि प्रकृतिवादी ने क्या कहा कि शिक्षक का कार्य क्या है, केवल एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें जो चाइल्ड है वो खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू सीख पाए। प्रकृतिवादी बालक की शिक्षा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार शिक्षक को नहीं देते। वो क्या कहते हैं कि टीचर को बच्चों के बच्चे जो भी कर रहे हैं उसे करने दो, कोई भी हस्तक्षेप टीचर का नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि शिक्षक को बालकों के समक्ष अपने आदर्शों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उनकी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर अपनी विचारधारा या दृष्टिकोण को थोपना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे टीचर होते हैं डांट देते हैं ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो ये क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं प्रकृतिवादी कि टीचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बच्चों को हस्तक्षेप करना ही नहीं है, और उन्हें उन पर अपने गुरुत्व का प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे तो बालक के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए उसके स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ही बालक की सच्ची शिक्षक है, उसी के द्वारा बालक को जीवन की शिक्षा मिलती है। प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की स्थिति के विषय में रॉस ने लिखा है कि यदि उसका यानी कि शिक्षक का कोई स्थान है तो वो पर्दे के पीछे है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि पर्दे के पीछे शिक्षक का स्थान किसने माना था, तो प्रकृतिवादियों ने माना था। वह जानकारी, विचार, आदर्श और इच्छा शक्ति देने वाला या चरित्र ढालने वाला होने के बजाय बालक के विकास का प्रेक्षक है। यह गुण बालक स्वयं प्राप्त करेगा। बालक को शिक्षक की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह पता है कि उसे क्या सीखना चाहिए, उसे यह कब और कैसे सीखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसकी शिक्षा उसके अभिरुचियों और प्रेरक भावों का बाधाहीन प्रवर्तक है, ना कि किसी शिक्षक द्वारा उसके लिए किया गया कोई कृत्रिम प्रयत्न। रंगमंच को सजाने, अवसर प्रस्तुत करने, आदर्श वातावरण प्रदान करने और ऐसी अवस्थाएं पैदा करने वाले के रूप में अध्यापक को स्थान दिया जाता है। तो मतलब इन्होंने प्रकृतिवादियों ने ये कहा कि शिक्षक का केवल ऐसा काम है कि वो एक ऐसा बस इन्वायरमेंट क्रिएट करे बस, और कोई भी हस्तक्षेप ना करें, बच्चों को खुद एक्टिविटीज़ करने दें, खुद सीखने दें, अपना आप मतलब कि उसे डिस्टर्ब करे ही ना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। बस जो शिक्षक है उसका स्थान क्या है, पर्दे के पीछे, मतलब वो क्या करेगा, बस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ऐसा कि बच्चा खुद सीखे। तो ये चीज़ कही है प्रकृतिवादियों ने। तो आज जो है हमने पढ़ा प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में, और हमने क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा, और प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा। मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम बात करेंगे इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे हम अपने 3rd पार्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सॉरी, धन्यवाद।